गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो पादप जल संबंध, प्लांट वाटर रिलेशन। तो पादप जल संबंध में सबसे पहले आता है जल। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जल ही जीवन है। भारतीय प्राणों में 5 मूलभूत तत्वों में एक तत्व जल भी शामिल किया गया है और सभी जीवित कोशिकाओं का जो प्रमुख घटक है वो जल है। और जितनी भी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है उनके लिए माध्यम कैसा होना चाहिए? जल होना चाहिए। अब अगला टॉपिक आता है वो जल की विशेषता। जल की विशेषता क्या है? जल एक सार्वत्रिक विलायक है। जल की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय होती है। इसका कारण क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर के कारण होता है। हाइड्रोजन बंध यानी कि जल का एक अणु दूसरे जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध से जुड़ा रहता है। इसकी उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। जल का जो उच्चतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और जल की जो पीएच होती है वो जल की पीएच कितनी होती है? 7। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो जल कैसा होता है? उदासीन, यानी कि न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। उसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है विसरण। विसरण किसे कहेंगे? जब किसी पदार्थ के अणु, और पदार्थ के अणु की बात करें तो पदार्थ के अणु ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। जब किसी भी पदार्थ के अणु अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्या करे? गमन करे, तो उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को अपन कहते हैं विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। किसे कहेंगे? जब किसी भी पदार्थ के अणु, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, किसी भी पदार्थ के अणु अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विसरण। और ये विसरण की क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों स्थानों पर उन पदार्थ के अणुओं की सांद्रता क्या नहीं हो जाए? समान नहीं हो जाए। तब तक ये क्रिया क्या होगी? चलती रहेगी। उसके बाद में विसरण की अपन बात करें, विसरण एक ऐसी प्रक्रिया, धीमी प्रक्रिया, तेज प्रक्रिया नहीं है। यानी कि जो पदार्थ के अणुओं का जो गमन होता है वो धीमी गति से होता है। विसरण में ऊर्जा का व्यय नहीं होता है, यानी कि जब विसरण की क्रिया होती है तो ऊर्जा खर्च नहीं होती है। जैसे अपन बात करें, इसमें 3 है, ठोस है, एक द्रव है और तीसरा कौन सा है? गैस है। अगर इन तीनों में से पूछे कि सबसे ज्यादा जो विसरण की दर किसमें होती है? सबसे ज्यादा जो विसरण की दर होती है वो गैस में होती है। फिर विसरण की दर गैस की तुलना में फिर द्रव में और कम होती है। और सबसे कम विसरण की जो दर कम होती है वो किसमें होती है? ठोस में हो सकती है। तो अपन कह सकते हैं ठोस, द्रव, गैस, तीनों में सबसे ज्यादा विसरण की जो दर होती है वो गैस में पाई जाती है। फिर इससे कम द्रव में पाई जाती है और सबसे कम विसरण की दर किसमें पाई जाती है? ठोस में पाई जाती है। अपन एग्जांपल ले, यानी कि एक कमरा है, एक कमरे के अंदर यदि अमोनिया की बोतल खुली रख दी तो अमोनिया की बोतल को कमरे में खुली रखने पर जो अमोनिया की जो गंध है वो धीरे धीरे पूरे कमरे में क्या हो जाएगी? पूरे कमरे में क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। इसी तरह अपन एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे एक गिलास है और इस गिलास में पानी भरा हुआ है। यदि इस गिलास के अंदर अपन कॉपर सल्फेट डाल दें तो पूरे गिलास का जो पानी है वो धीरे धीरे कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। तो आप ये 2 एग्जाम्पल याद रखना। यदि एक कमरे के अंदर अमोनिया की बोतल को खुला छोड़ देंगे तो अमोनिया की गंध धीरे धीरे पूरे कमरे के अंदर क्या हो जाएगी? फैल जाएगी।
आप इसी तरह दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे पानी का गिलास है और उस पानी के गिलास में यदि अपन कॉपर सल्फेट डाल देते हैं तो पूरा पानी है वो धीरे धीरे कैसा हो जाता है, नीला हो जाएगा। इसी के ऊपर एक आता है विसरण दाब। इसमें लिखा हुआ है विसरित होने वाले पदार्थ के अणु, यानी कि जो पदार्थ के अणु गति करेंगे, यदि उन पदार्थ के अणुओं की गति के कारण उत्पन्न दाब को अपन कहते हैं विसरण दाब। विसरित होने वाले पदार्थ चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, यदि उनके कणों की गति के कारण दूसरे पदार्थों के अणुओं के ऊपर जो दाब लगता है वो क्या कहलाएगा, विसरण दाब कहलाता है। इसके बाद में यदि अपन देखें विलायक, विलायक के यहां पर अपन जल ले सकते हैं, विलायक जल का कार्य करता है, तो विलायक का विसरण दाब सबसे अधिक होता है। यदि अपन क्या करेंगे, इस विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिला दिया जाए तो विलायक का विसरण दाब क्या हो जाता है, कम। वापस से सुनो कि विलायक का जो विसरण दाब, विलायक जल है जो विलायक का कार्य करता है और इसका विसरण दाब सबसे ज्यादा होता है। यदि इसमें कोई भी विलेय पदार्थ मिला देंगे तो इसका जो विसरण दाब क्या हो जाएगा, कम। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो विसरण दाब को प्रभावित करने वाले कारक, और विसरण दाब को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। सबसे पहले आता है टेम्परेचर। देखो यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो विसरण की दर भी क्या होगी, ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा होने पर विसरण की दर यानी कि पदार्थ के अणु अधिक तेजी से गति करेंगे। यदि टेम्परेचर कम है तो विसरण की दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि एक दूसरे के समानुपाती। उसके बाद में आता है दाब यानी कि प्रेशर। यदि प्रेशर बढ़ेगा तो विसरण की दर क्या होगी, बढ़ेगी, और यदि दाब घटेगा तो विसरण की दर भी क्या होगी, घटेगी। तीसरा अपना जो पॉइंट है, जो विसरण की जो दर है वो घनत्व के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। अपन कह सकते हैं यदि पदार्थ का घनत्व ज्यादा है तो विसरण की दर क्या होगी, कम। यदि ये पदार्थ का घनत्व ज्यादा होगा तो विसरण की दर क्या होगी, कम। और यदि विसरण की दर सबसे ज्यादा है तो पदार्थ का घनत्व क्या होगा, विसरण की दर यदि ज्यादा है तो पदार्थ का घनत्व क्या होगा, कम होगा, यानी कि आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। उसके बाद में विसरण की जो दर है वो अणुओं के आकार के वर्ग के मूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि पदार्थ के अणु आकार यानी कि पदार्थ का आकार जितना छोटा होगा विसरण की दर उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। यदि पदार्थ का आकार बड़ा है, यदि पदार्थ के कण बड़े हैं तो फिर विसरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अपन ऐसे कह सकते हैं यदि विसरण की दर ज्यादा है, विसरण की दर ज्यादा, इसका मतलब क्या है, पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होंगे, छोटे होंगे। और अगला जो पॉइंट आता है माध्यम। तो देखो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, सरल माध्यम और दूसरा कौन सा होता है, विरल माध्यम। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो विरल माध्यम में विसरण की दर सबसे ज्यादा होती है और सघन माध्यम में विसरण की दर क्या होती है, कम। विरल माध्यम में विसरण की दर सबसे ज्यादा होगी और सघन माध्यम में विसरण की दर क्या होगी, कम होगी। तो ये प्रभावित करने वाले कारक हो गए, कौन कौन से हो गए, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, माध्यम हो गया और घनत्व हो गया और इसके अणु के आकार हो गया। उसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो हमारा टॉपिक है विसरण का महत्व।
अगला कौन सा टॉपिक आता है? विसरण का महत्व। तो विसरण का महत्व क्या है? तो विसरण के महत्व निम्नलिखित हैं। तो इनमें से अपन पहला नंबर 1 लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान पहला पॉइंट लिख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कौन सी विधि के द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। गैस कौन से? ऑक्सीजन और CO2। नंबर 2, पादपों में हार्मोनों का वितरण किसके द्वारा होता है? विसरण विधि के द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा प्रासरण और अंतःचोषण भी विसरण विधि पर क्या है? आधारित है। प्रासरण और अंतःचोषण भी कौन सी विधि के ऊपर आधारित है? विसरण विधि के ऊपर आधारित है। और अगला अपन पॉइंट लिख सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन भी विसरण विधि द्वारा होता है। एक महत्व तो देख लो इसका, खनिज लवणों का अवशोषण भी कौन सी विधि के द्वारा होगा? विसरण विधि के द्वारा होगा। तो ये इसके 5 महत्व काफी हैं। विसरण का महत्व नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के दौरान जो गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है, वो किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। पादप के विभिन्न भागों में हार्मोनों का वितरण, जैसे ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक है, इन सभी हार्मोनों का जो वितरण होता है वो कौन सी विधि के द्वारा या किसके द्वारा होगा? वो भी विसरण पर आधारित होता है। प्रासरण अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, प्रासरण और अंतःचोषण भी। प्रासरण और अंतःचोषण भी कौन सी विधि पर आधारित होते हैं? विसरण विधि पर आधारित होते हैं। और पादपों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो भी किस पर आधारित होती है? विसरण, यानी कि वाष्पोत्सर्जन भी विसरण विधि के द्वारा होता है। और 5वां जो पॉइंट होता है वो खनिज लवणों का जो अवशोषण है। तो खनिज लवणों का जो अवशोषण है वो कौन सी विधि के द्वारा होगा? खनिज लवणों का जो अवशोषण होगा वो कौन सी विधि के द्वारा होगा? विसरण विधि के द्वारा होगा। तो ये अपना विसरण का महत्व हो गया। ये यहां पर विसरण कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक का